ट्वेल्थ में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड और मैट्रिक्स को लिंक कैसे किया गया, इस प्रॉपर्टी को हमने एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करके देखा। अब स्पेशली ये डिटर्मिनेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये अपर क्लासेज में भी बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। हम यदि इक्वेशन सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, मैट्रिक्स के यूज में भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करने के तरीके, जैसे बड़े यदि डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करने में कौन सी कठिनाई आती है, उसको हम इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट हम ये क्लियर करना चाहेंगे और जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। पहले हम यदि देखें तो मेन यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी हमने लिखा है। नंबर 1 में ये लिखा है सी आई। अब आई और जे से आप अच्छी तरह परिचित हो गए। सी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और आर रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉलम रो की तरफ एरो दिया गया है और रो से कॉलम की तरफ एरो दिया गया है। इसका मतलब आई कांस्टेंट हम कोई भी वैल्यू ले लें, जीरो नहीं ले सकते। आई की वैल्यू आई हो रो या कॉलम जो भी है वो कम से कम एक तो होगा ही उसमें। तो हम सी आई और आर आई लेने का हमारा अभिप्राय ये है कि कॉलम को हम रो में इंटरचेंज कर दें और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें। वही चीज़ लिखा हुआ है, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। उस स्थिति में मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मैट्रिक्स नहीं, हम यूँ कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है और उस मैट्रिक्स से, जिस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस स्थिति में? नंबर 1 ध्यान देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, आपस में हम इंटरचेंज करें, यानी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम चेंज कर दें, तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। सेकेंड नंबर में आप देखेंगे, रो को हम रो में कन्वर्ट कर लें या रो में चेंज करें, इंटरचेंज करें आपस में, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज, या कॉलम को कॉलम में चेंज करें, दोनों स्थिति में डिटर्मिनेंट के साइन चेंज होते हैं। लेकिन इसको एग्जांपल से हम और क्लियर करेंगे। रो को रो में हम चेंज कर लें, जैसे फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में कर दिया कन्वर्ट, और सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में कर दिया। इस तरह से आपस में हम अदला बदली करेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। यानी ये क्यों वैल्यू चेंज हो रही है, इसका रीज़न ये है कि आप जो कुछ निकाल चुके हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर को आपने माइनस के साथ अप्लाई किया हुआ है और वहाँ से जो वैल्यू आप निकालते हैं उस वैल्यू के ही माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि इसका साइन चेंज होगा। वो हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेंगे। थर्ड में आप देख रहे हैं कि इफ़ एनी 2 रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इट मीन्स यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में, चाहे वो 3/3 का हो, 4/4 का हो, एनी डिटर्मिनेंट, सभी के लिए यदि उसमें कोई 2 रो या 2 कॉलम कहीं से भी आप आइडेंटिकल मिल जाए, यानी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, यह ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का सेकेंड, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जिसके सीध में है उस एलिमेंट को यदि हम देखें वो आपस में हम चेंज कर दें तो उससे, यानी आइडेंटिकल वैल्यू हो, एक जैसी हो, इफ एनी 2 रोज आर कॉलम वाला आइडेंटिकल, उस स्थिति में डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा डिटर्मिनेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद ये चौथा जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जनरली सवालों में जो आप करते हैं, बोर्ड लेवल के जो सवाल आते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी ज़्यादा उसमें यूजफुल होती है। देखने में तो वो एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में हम किसी रो या कॉलम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो एलिमेंट से, यानी सपोज करो k से हमने मल्टीप्लाई किया
सपोज करो 1/2 से कर दिया, -3 से कर दिया, -8 से कर दिया, किसी भी संख्या से यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नॉन जीरो हो तो उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतने टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत ही प्रॉपर्टी यूजफुल है। अब इसको हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर सकते हैं। यदि हम डेल्टा ले लें, सपोज करो हमने लिया A B C D E F G H I, फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड। इसको हम यदि सपोज करो डेल्टा 1 हमने दूसरा ले लिया और इसमें हमने क्या, फर्स्ट रो को A B C, सेकंड को हमने D E F और थर्ड को G H I, इस तरह से हमने कर दिया। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसी के इक्विवेलेंट हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं सेम काम वही करते हैं। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। यहाँ डिटरमिनेंट में केवल साइन चेंज है, इसकी वैल्यू कुछ होती है, वहाँ पर वैल्यू नहीं होती, लेकिन काम हम सेम कर रहे हैं। वहाँ हम ट्रांसपोज बोलते हैं, यहाँ कहते हैं परस्पर इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू, रीजन इसका क्या हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको बताया गया है। सपोज करो कि हमने ये रो लिया, फर्स्ट रो लिया, R1 हो गया, और यहाँ पर हमने ले लिया C1, R1 को C1 में आपने चेंज किया, ये हो गया R2, इसको आपने C2 में चेंज कर दिया, ये है R3, इसको आपने C3 में चेंज कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि Ri आपने चेंज किया किसमें, Ci में। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया। ये वैल्यू सेम क्यों हो रही है, एक क्लियर है, क्योंकि आपको बताया गया है कि डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमने इसको एक्सपेंड किया, डेल्टा इक्वल टू ABC लिया, फर्स्ट रो के अलोंग कर दिया, क्या हुआ, A11 प्लस B A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस C A13। अब यही चीज़ हम यहाँ से लेके चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अलोंग हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, A, यहाँ पर क्या है, ये A11 ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब B ये क्या है, ध्यान देंगे, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, यानी B के साथ आप लेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और C के साथ हम लेंगे तो क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये डेल्टा की वैल्यू है, ये डेल्टा 1। यानी हमने ये देखा, देखने में ये वैल्यू अलग दिख रही है, ये वैल्यू अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस स्थिति में वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। वो कहाँ से परिवर्तन आपको दिखेगा, तो आपको बताया क्या होगा कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालते समय सपोज कीजिए कि हमने A11 का कोफैक्टर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर देखते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, इसको हम ढकते हैं तो क्या पाते हैं, DFGI। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ इसको ढकेंगे, हम इसको ढकेंगे, देखिए DGFI। यहाँ पर यदि हम आप यहाँ से लेते हैं, इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं, तो क्या मिलेगा, ए का कोफैक्टर EFHI। यहाँ भी वही बात है, देखिए EHFI सेम एलिमेंट है। अब यहाँ पर जब B हम लेके चलते हैं तो B से हम यहाँ आते हैं तो DFGI हो गया। इस B को लेंगे तो देखिए यहाँ भी DFGI। उसी तरह से यानी सभी एलिमेंट एक जैसे उसमें देखने में लग रहे हैं, तो चिन्हों में परिवर्तन होगा, इन चिन्हों के कारण ये वैल्यू सेम हो जाएगी।
यानी डेल्टा और डेल्टा वन सेम होगी। वो कहाँ से, ये को फैक्टर जो आप निकालेंगे कहीं माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, इस तरह से कम्बिनेशन बनेगा कि वो कैंसिल हो जाएंगे और जो वैल्यू सेम है वो एक जैसी दिखेगी। यानी ए वन इसमें कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये सेम वैल्यू दिखेगी। इसलिए हम इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम इंटरचेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी ये था, दूसरा हम देखते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में ये था। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये कहा था कि यदि दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, सबको नहीं, यानी वहाँ पर क्या था, पहले में सभी रो को कॉलम में, सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सपोज करो हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ एच जी के, इसकी वैल्यू हमने अब देखा क्या किया, यहाँ से हमने उठाया किसी एक को, सपोज करो हमने R1 लिया और डेल्टा वन ले लिया हमने, क्या किया बी ई जी सी एफ के, और यहाँ पर आपस में हम चेंज कर दिए बी ई एफ, और यहाँ चेंज करके हम ए डी एच ला जाते हैं, ए डी एच, और सी एफ के को हमने सेम रख दिया। ये क्या है, ए डी एच कहाँ चला गया है, ये सेम एलिमेंट R2। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी, सपोज करो हम इसके अलॉन्ग सॉल्व करते हैं, ए के साथ क्या आएगा, चलिए A11 आ गया, फिर डी के साथ क्या आ गया, A12 आ गया, फिर एच के साथ क्या आ गया, A13। सेम चीज़ यदि हम डेल्टा वन के केस में चलते हैं तो उस स्थिति में ए, अब यहाँ पर क्या है, ए फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और डी के साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड एच के साथ थर्ड रो। देने की बात है, यहाँ देखिए, यहाँ फिर वही बात हो गई, ये साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, A11 A21 ये भी चेंज हो गया, पहले वाले केस में चेंज नहीं हुआ था। यहाँ 1 2 ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। और यहाँ से हम जब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो जैसे ए का को फैक्टर EGFK आ गया, यहाँ से ए का को फैक्टर निकालेंगे, यहाँ भी EGFK आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसको और इसको हम ढक लेंगे तो EGFK, तो ये A11 का को फैक्टर, A21 का को फैक्टर, यानी यहाँ A21 है, इसका को फैक्टर देखें तो EGFK, यहाँ से को फैक्टर देखें EGFK, सेम चीज़ आ गई। अब दूसरे में हम लेते हैं A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका को फैक्टर देखिए BGACK, और यहाँ पर हम लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसको BGCK, फिर A13 लीजिए, तो यहाँ पर हम लेते हैं तो BECF, उसी तरह से इसमें हम लेंगे, इसको ढके BECF। तो वैल्यू तो सेम सब में आ रही है, केवल साइन का परिवर्तन है, इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा वन, यानी आपस में साइन में चेंजेस होते हैं। प्रॉपर्टी भी वैसे फोर्थ की तरह इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होती है। सपोज करो डेल्टा इक्वल टू हमने लिखा ABC DEF एंड ABC, दूसरा हमने लिखा ABC DEF, यहाँ पर ABC DEF, और पुनः हमने कर दिया ये है, इसको हमने ऐसे किया ADA, और यहाँ कर दिया, सपोज करो हमने यहाँ भी कर दिया
ADA, दोनों में चेंजेस कहाँ हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये R1 है, ये R2 है। उसी तरह से यहाँ पर देखें हम तो ये C1 है एंड यहाँ C2 है। ऐसे कोई भी आप रो या कॉलम यदि ऐसा देखते हैं, सपोज करो ये थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए आप यहाँ पर देख लेंगे, ये R3 में हम आ जाएंगे और यहाँ पर ये ठीक है C1 और C2, यानी R1 और R3 का आपस में जो संबंध है उसे देखें ध्यान से, तो A के आइडेंटिकल है, यानी सेम एलिमेंट यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है। जो एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट है, यहाँ देखिए वही सेम है। थर्ड रो वाला, यानी थर्ड रो वाला एलिमेंट और फर्स्ट रो वाला एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ऐसी स्थितियों को हम आइडेंटिकल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान देंगे, डेल्टा बिकम्स 0 किस स्थिति में? जब कोई एक रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड रो, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये आइडेंटिकल होंगे तो उस स्थिति में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और सेम लॉजिक इसमें भी वही लगेगा, कोफैक्टर की लॉजिक, उससे आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने कहा था कि 4 इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा 2A 2B 2C DEF GHI। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ होता है हम ये बता दें आपको। जब मैट्रिक्स की बात आती है, अरेंजमेंट हम लेते हैं, तो मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, हर रो हर कॉलम में हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में एक तो चिन्ह का ध्यान रखना है और दूसरा चीज़ इसमें मल्टीप्लाई किया गया है फोर्थ रूल के हिसाब से। हम 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ABC DEF GH। हमने इस डेल्टा को हमने ऐसे लिखा 2 बाहर करके, और ये कोई हमने अलग से इसका नाम दे दिया ये डेल्टा 1। और डेल्टा 1 क्या है? तो डेल्टा 1 एक डिटर्मिनेंट है जो इस फॉर्म में लिखा गया है ADG BEH एंड CFI। अब देखिए ये डेल्टा 1 है, यानी 2 टाइम्स हो गया इसका मतलब ये है कि इस तरह की कोई भी संख्या हमें दिख जाए किसी एक रो या एक कॉलम में, तो हम सारी संख्याओं में से एक को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन के कॉन्सेप्ट पर 4 नंबर का सवाल हर साल लगभग रहता है बोर्ड में, तो उसको ध्यान आप देंगे। और इसके साथ दो प्रॉपर्टी यहाँ मुख्य रूप से रह गई है, नंबर 5 और नंबर 6 प्रॉपर्टी। यहाँ पर ज़रा देखने की बात है कि अभी तक जो आपने देखा वो थोड़ा सा उससे हटके है। इस प्रॉपर्टी को किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए λ1 λ2 λ3 3 संख्याओं को अलग अलग ढंग से एक ही रो में जोड़ा गया है जो डिफरेंट है, λ1 λ2 λ3। इनको हम प्लस के रूप में अलग कर सकते हैं, यानी ये λ1 λ2 और λ3 अलग अलग है। ये फर्स्ट रो में चुकी है, तो फर्स्ट रो में उन सारे एलिमेंट को लिख देंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। नंबर 6 में जो इम्पॉर्टेंट है, 4 और 6 दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इन दोनों में क्या खासियत है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ABC लिखा है 2 1 3 4 5 2। यहाँ पर लिखा है A+4 B+2 C+6, बाकी वही है 2 1 3 4 5 2। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है। हमने किया है R1 में जो कुछ भी किया है हमने इसके अलोंग किया है, अर्थात हम रो के अलोंग किए हैं, यानी हमने C1 में परिवर्तन किया है। और C1 में किस तरह का परिवर्तन किया है, तो हम इसमें प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी सेकंड में तो हम
हमने क्या किया है कि C1 में इसमें जो दूसरा वाला है इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 से प्रत्येक में, और इसको जोड़ दिया इसमें, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा। उसका रीज़न क्या है, तो ये आइडेंटिकल रो और कॉलम आपने देख लिया कि जब आइडेंटिकल रो और कॉलम होते हैं तो वो वैल्यू सेम आ जाती है। यहाँ भी वही स्थिति होगी, ये प्लस वाला इस पर हम लागू करेंगे तो ABC 2 1 3 4 5 2, देखिए वही है ABC 2 1 3 4 5 2, एक तो ये हो गया। अब बाकी वाली वैल्यू जो है यहाँ पर आप लेंगे 4 2 6 2 1 3, यहाँ दो दो कॉमन ले लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, यानी दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे इस तरह से, 5 नंबर वाले रूल के आधार पर हम तोड़ेंगे। इस तरह से हम जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के हैं, यदि इसको अच्छी तरह से समझ गए तो हम प्रश्नों में उसको बड़े सावधानी से करेंगे तो सब हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी आपका अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। तब तक आप प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। थैंक यू।